ये गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छे हैं। ठीक है सर। वेरी गुड। ओके, तो हम लोग अब 8 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। तो क्या करना चाहेंगे आज? और स्टार्ट करें कुछ? इफ यू हैव एनी क्वेरी देन वी कैन डिस्कस। जी, काव्या जी, लीना जी, मंजीता जी, एनएस, रामकिशोर जी, रियलमी, सत्येंद्र, धाकर जी। इनका नाम नहीं लिखा हो, अपना नाम लिख लें है ना प्रोफाइल पर। जैसे एनएस लिख रहा है तो आप नाम लिख लें अपना, रियलमी। ठीक है, ताकि मुझे नाम से इंटरेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है। ओके, तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई डिस्कशन की चीज़ है तो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं बढ़िया है सत्येंद्र सर। धाकर जी? बढ़िया है। सर मुझे ये पता करना था, जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इसके बाद कब स्टार्ट होंगे इंटरव्यू? इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बाद कब स्टार्ट होंगे? जी सर। मतलब कौन से इंटरव्यू? मतलब मॉक इंटरव्यू जो आप करा रहे हो अभी, कुछ दिनों बाद भी स्टार्ट होंगे कि नहीं सर? ये तो ऑर्गेनाइजिंग टीम से पता करना पड़ेगा आपको। अच्छा सर। फिलहाल जी अभी तो चल रहा है। हो सकता है कि जब तक इंटरव्यू है तब तक तो चले। तो ताकि 11 तक का लिखा था ना सर, इसलिए पूछ रहा था आपसे। जी जी, तो आप सर से पता कर लिएगा, साकिब सर से। ओके ओके, सर। तो कोई और क्वेरी है आप लोगों की, या हम मॉक स्टार्ट करें? कौन देना चाहेगा पहले मॉक? और सर आई एम रेडी। राम किशोर जी तैयार हैं, ओके वेरी गुड। ठीक है राम किशोर जी, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रामकिशोर स्वामी है। मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ। सर सौभाग्य से 2011 से मुझे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन शासित सशस्त्र सीमा बल में सेवाएं देने का अवसर मिला। सेवा देने के दौरान ही सर मैं अपने एकेडमिक की स्टडी भी जारी रखा। 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विषयों के साथ में। और 2020 में सर मैंने बीएलआईएस इग्नू से, 2022 में एमएलआईएस वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से पूरा किया। और सर जून 2023 में मुझे नेट जेआरएफ मिला। और सर मैं अभी सेवा में ही हूँ। और सेवा देने के दौरान ही सर मैंने अपने व्यक्तिगत स्किल्स और इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल स्किल्स में मैंने ग्रो किया है। प्रोफेशनल स्किल्स में मैंने मेरा इस बल में मेरा कार्य बल की इकाइयों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे मीटिंग्स में भी और बहुत सारे कमेटियों में एज ए मेंबर काम किया है। मैं सोचता हूँ कि सर पुस्तकालय और जो मैंने काम किया है, स्टोर टेकिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, इक्विपमेंट परचेजिंग और कंडमनेशन कमेटियों, तो सर सेम पुस्तकालय विज्ञान में भी इसी प्रकार के, पुस्तकालय में भी इस प्रकार के इवेंट आयोजित होते हैं जो मेरे काम सहायक सहायक होंगे। इसके अलावा सर मैंने व्यक्तिगत स्किल्स में राष्ट्र सुरक्षा, देशभक्ति और ऑनेस्टी और सर नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन जैसे व्यक्तिगत स्किल्स में भी ग्रो किया है सर। और सर वर्तमान में मैं 33वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल बस्तर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ सर। इसके अतिरिक्त सर हाल ही में मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्कूल लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में 6th रैंक मिला है सर।
ओके। तो अगर आपका वहाँ चयन हो जाता है तो आप वो ज्वाइन करेंगे या फिर यहाँ एमपीपीएससी में कॉलेज लाइब्रेरियन के पद पर ज्वाइन करेंगे? सर मैं कॉलेज लाइब्रेरियन के पद पे ज्वाइन करना चाहूँगा। क्यों? सर वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे वाइड और अधिक जिम्मेदारियां मुझे मिलेंगी और अधिक चुनौतियां मिलेंगी। यहाँ पे सर हायर एजुकेशन में जैसा कि सर मेरी कैपेबिलिटी और एजुकेशन बैकग्राउंड भी सर यहाँ तक नेट जेआरएफ तक आया हूँ। तो सर मैं सोचता हूँ कि मेरी कैपेबिलिटीज हायर एजुकेशन के लिए और बेटर रहेंगी और अधिक चुनौतियां मिलेंगी सर, इसलिए मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ सर। अच्छा। तो जो आपने सेवा में रह करके जो स्किल्स डेवलप करी अपने अंदर, ठीक है, तो उन सारी स्किल्स को आप कैसे यूज करेंगे लैब साइंस के फील्ड में, लाइब्रेरीशिप में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ लाइब्रेरियन? तो वो सारे स्किल्स कैसे आपको काम आएंगी? सर मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति हूँ सर शुरू से ही, और मैंने सेवा के दौरान बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किए हैं जिसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया है। अ, व्यक्तिगत स्किल्स में मुझे लोगों की सहायता करना अच्छा लगता है सर। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी पुस्तकालय में मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज रिसर्च प्रबुद्धजनों का मैं सहयोग करूंगा सर। उनको सेवाएं दे के मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। और सर कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास में है सर। इसके अलावा सर जो स्टॉक टेकिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, इक्विपमेंट परचेजिंग ऐसी कम्युनिटी में मैंने काम किया है, तो मैं थ्रोली सर नॉलेज रखता हूँ इन चीज़ों का। इसके साथ में थ्योरी भी मैंने पढ़ा है, तो सर मैं इन सब चीज़ों को कॉमनली अप्लाई करूंगा सर पुस्तकालय में। तो तो इतने सालों आपने देश सेवा में दिया, तो अभी आप कॉलेज लाइब्रेरियन के पद पर क्यों कार्य करना चाहते हैं? सर मैंने अभी तक राष्ट्र सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान रहे। राष्ट्र निर्माण में लगे हुए स्टूडेंट्स और फैकल्टीज, इनको सर मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। और इसके अलावा सर इस फील्ड में मुझे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसकी अपेक्षाएं और अधिक जिम्मेदारियां मिलेंगी और अधिक प्रॉब्लम्स, चुनौतियां मुझे मिलेंगी। तो सर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के नाते मुझे इस फील्ड में और अधिक कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें आना चाहता हूँ सर। अच्छा। आरडीए के बारे में सुना है आपने? आरडीए क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एसएस सर, ये ASCR 2R का नेक्स्ट वर्जन है। 2010 में आया था सर। और ये एक तरह से कम्युनिकेशन, सर आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि सर ये इंफॉर्मेशंस इंटरचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड है सर। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का स्टैंडर्ड है? यस सर। मार्क 21 क्या है? मार्क 21 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है राम किशोर जी। सॉरी सर मैं लॉग आउट हो गया था। मैं सर मार्क के बारे में बता रहा था, मशीन रीडेबल कैटालॉग 2.1। सर ये स्टैंडर्ड है सर। इसके ज़्यादा सर ज़्यादा जानकारी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा। तो अगर आपका चयन हो जाता है लाइब्रेरियन के पद पर, और सर बच्चे अगर डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के शोर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए लाइब्रेरी में, है ना, जो कि मना है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करें? क्योंकि आप तो एक डिसिप्लिन लाइफ जी करके यहाँ पर आएंगे, तो कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि आर्मी पर्सनल अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो उनको तो सजा मिलती है।
है ना? सर तो आप यहाँ पे कैसे डील करेंगे बच्चों से? सर बच्चों के साथ में मैं स्पेशली जो लाइब्रेरियन एथिक्स है उसको यूज करना चाहूँगा। इसमें एक सर मोटिवेशन होता है कि बच्चों को इस तरह से समझाएं कि एक तरह से उनमें ये भाव भर दें हम कि पुस्तकों के साथ में अगर आपका लगाव नहीं है तो पुस्तकें निर्जीव होने के साथ भी आपको दुर्सीस दे रही हैं, आपको दुराभाव दे रही हैं, या आपको हीन भाव से आपको ये बोल रही हैं कि आप मतलब कि मेरे में जो निहित पुस्तक में निहित जो ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सर अगर लाइब्रेरी को एक मंदिर के रूप में या एक पूजा स्थल के रूप में मान के अगर उनको एक मोटिवेशनल नैतिक रूप से समझाएं तो मुझे लगता है कि सर उनको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, या धार्मिक भाव से भी जोड़ के उनको ज्यादा बताएंगे तो और वो समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त भी नहीं समझते हैं तो सर हम उनको लाइट बट टाइट एक सर रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम जो पुस्तकालय के रूल्स हैं उनके बारे में अवगत करवाएंगे। और सर इसके अलावा भी सर हम प्राचार्य से भी इनकी शिकायत कर सकते हैं लास्ट लास्ट स्टेज में सर। धार्मिक आपने क्या किस तरह से करेंगे? क्या इसको हम सर लाइब्रेरी जैसे में प्रमोट करते हैं क्या? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि सर एक तरह से उनको हम्म। उस तरफ से जोड़ने से सर, जैसे मानवीय भावनाएं ऐसी होती हैं कि कुछ चीजों को धार्मिक चीज से जोड़ने से वो ज्यादा उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं कि नहीं ऐसा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। तो इस तरह से सर मेरा मानना है कि वो समझ सकते हैं ऐसी चीजों को। हाँ, तो लाइब्रेरी तो सबके लिए है ना? यस सर। एक प्लेस है। अब हो सर सकता है कि उसमें आस्तिक और नास्तिक सारे लोग होते हैं। तो एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल तो हमें तो सबको सर्व करना है, तो आप कैसे इससे डील करेंगे फिर? क्या ये चीज़ें आपको लगता है ठीक रहेंगी लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, या इस शिक्षा के क्षेत्र में? और सर ये मेरा फर्स्ट स्टेज था। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मैं सोच रहा था कि इस चीज को अगर लागू करें तो हर कोई, जैसे सर मैक्सिमम ये देखते हैं कि अपराध जो भी इस संसार में घटित हो रहा है वो किसी न किसी भाव से प्रेरित होके ही हो रहा है। तो अगर हम उस भाव को अगर पॉजिटिव वे में ले जाएं तो मुझे लगता है कि शायद सर वो पुस्तकों की कदर करेंगे, पुस्तकालय की कदर करेंगे, और पुस्तकालय में निहित कर्मचारियों का कहना मानेंगे, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी मानेंगे। इसके अतिरिक्त सर ये मेरा पहला वो एक तरह का ट्रीट करने का फर्स्ट स्टेज था। नहीं मानेंगे तो सर हम उनको जो हमारे पुस्तकालय के नियम हैं वो भी उनको पढ़ के बताएंगे, और इसके अतिरिक्त जो उसमें पेनल्टीज लग सकती है या उनको सदस्यता खोने का जो हो सकता है वो भी उनको बताएंगे कि ऐसा करने से ये भी आपके खिलाफ जा सकता है। ऐसी चीजें सर उनको सेकंड स्टेज में बताएंगे, थर्ड स्टेज में हम प्राचार्य से शिकायत कर सकते हम्म। अच्छा। हैं। जी सर। तो क्या आपको कभी अपनी सेवा के दौरान इस तरह की सर्विसेज भी करने का मौका मिला कि कहीं लाइब्रेरी वगैरह में? और सर सर्विस के दौरान मुझे इन लाइब्रेरी में सर्विस देने का अवसर नहीं मिला सर। अच्छा। तो वहाँ पर लाइब्रेरी होती है ना? हाँ सर, सेंट्रल लाइब्रेरी है और जो ट्रेनिंग सेंटर है सर उनमें भी लाइब्रेरी है सर। आपके कैंप में लाइब्रेरी होती हैं कि ऑफिस वगैरह में? यस सर, लाइब्रेरी है, और उसमें अप्रोक्स 100 के आसपास बुक्स और न्यूज़पेपर्स आते हैं सर। रीडिंग स्पेस है सर। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप?
जी, आई थिंक कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर। जी, तो मैं पूछ रहा था कि आपके ऑफिस वगैरह में या जो कैंप होता है आपका, वहाँ पर लाइब्रेरीज होती हैं? सर बटालियन लेवल में लाइब्रेरीज हैं सर, फिजिकल लाइब्रेरीज हैं। और उसमें सर 100 के आसपास बुक्स है, जो प्रेसीज वगैरह, वेपन प्रेसीज और ड्रिल हम्म। प्रेसीज। इसके अलावा सर ऑफिस SOP ऐसे कंटेंट उपलब्ध होते हैं सर। इसके अलावा न्यूज़पेपर आते हैं, और पढ़ने के लिए रीडिंग स्पेस अवेलेबल है सर। अच्छा, तो ये सारे आपने अपनी पढ़ाई पूरी सेवा के दौरान करी, तो आपने क्या स्टडी लीव लिया या सब पूरा डिस्टेंस से आपको परमिशन थी करने की? सर डिस्टेंस एजुकेशन से ही मैंने अपना BLS और MLS कंप्लीट किया है। तो आपने NOC ली हुई है यस सर। सारे जितने भी आपने कोर्सेज करे हैं सबकी? जी सर। हाँ। तो डिजिटल रिसोर्सेज भी कुछ होते हैं आपकी लाइब्रेरी में? सर डिजिटल रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है सर। भौतिक लाइब्रेरी ही अवेलेबल है सर, अभी जहाँ मैं जिस यूनिट में काम कर रहा हूँ सर, जिस यूनिट में सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको अपनी लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्सेज अक्वायर करना पड़ा तो कैसे करेंगे? सर डिजिटल रिसोर्सेस एक्वायर करने के लिए हम जो सर बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, पहले तो उनको डिजिटाइज प्रोसेस में ले जाएंगे सर। और उसके अलावा सर जो हमें बुक्स सप्लाई होती है प्रकाशक को भी, उनके पास में अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो हम एक्वायर करेंगे सर। अच्छा, तो उसमें क्या क्या बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए डिजिटल रिसोर्सेज को अक्वायर करने में? सपोज अगर आपको ई बुक्स लेनी है तो क्या प्रोसीजर है ना, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड करने चाहिए, ख्याल करना चाहिए जिन बातों का? जी सर। बुक्स के लिए सर ऐसे सर प्रोसेस जो है सर, सबसे पहले तो सर हम प्रकाशक जितने भी हैं उनको इनवाइट करेंगे, और उनको जो भी हमारा डिमांड है सर उनको अ, देंगे, और उसके अकॉर्डिंग उनसे सर उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस और जो पेमेंट रिलेटेड शर्तें होंगी सर वो हम लेंगे। उसके बाद में सर हम जो हमारी अप्रूवल अथॉरिटी होगी उससे उसका जो बजट हेड में जितना पैसे उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल ले लेंगे, और उसको पहले पे करेंगे। उसके बाद में सर हमें बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा। हम्म। तो ऐसे क्या कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें हमें ख्याल रखना चाहिए ई बुक्स लेते टाइम? जी सर। बुक सर एक तो जो प्रकाशक है वो विश्वसनीय हो, और जो बुक्स वो उपलब्ध करवा रहे हैं ऑथेंटिक बुक्स हों, और उसमें सर जो कंटेंट अवेलेबल है अपडेटेड कंटेंट हो, और जो सर बुक्स का जो राइटिंग जो राइटिंग जो मटेरियल है सर वो रीडेबल हो सर, ऐसा इंश्योर करेंगे सर। इसके अलावा सर जो प्राइस में भी सर जो निगोशिएबल प्राइस जितना जो छूट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग सर सबसे अधिक छूट देने वाले प्रकाशक को हम ऑर्डर हम्म। देंगे सर। सर। अच्छा, ठीक है। तो टीम वर्क से आप क्या समझते हैं? लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी में आप टीम वर्क को कैसे इंश्योर करेंगे, ये क्यों महत्वपूर्ण है? जी सर। टीम वर्क हर जगह के लिए सर, हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस देता है अपना। टीम वर्क सबसे अधिक आउटपुट प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। टीम वर्क में सर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अचीव गोल अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है
और मैनेजमेंट में भी सर टीम वर्क अनिवार्य है। ठीक है, धन्यवाद। सर रामकिशोर जी, बहुत अच्छा। तो थैंक यू। कुछ चीज़ें हैं भी हमें इम्प्रूव करनी है ना। एक तो जब आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे तो वो काफ़ी तेज़ बोल रहे थे, जैसे कि आपने अपना परिचय दिया तो बहुत तेज़ी सर में बोल रहे थे, है ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के ठहर के बोलना है। ठीक है। जी सर। हाँ। और परिचय आपने अच्छा दिया है, थोड़ा से अभी और इम्प्रूव हो सकता है। थोड़ा सेंटेंस का फॉर्मेशन पे काम करिए आप, ठीक है, ज़रा अच्छे से। और इसको फ्रेम कर लीजिए। ठीक है। सर किस तरह से बोलना है और एक सीक्वेंस में लगे, एक तरह से हमारा अगला पॉइंट पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट हो सके तो और अच्छा है। ठीक हाँ है। सर। जी हाँ। तो इंट्रोडक्शन आपका ठीक था, इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी। ठीक है। जी। हाँ, जैसे कि आपने बताया, ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने इन सारी कौशलताओं को रह करके, है ना, बल में रह करके सीखा। और आप इन सारी जो है स्किल्स का यूज आप लैबरेटरी में कर सकते हैं, है ना। सर। तो ये आपने बोला, अच्छा किया, लेकिन इसको भी थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बोला जा सकता था। ठीक है। जी। जो जी आपकी सर। स्किल कैसे ये बेनिफिशियल है, कैसे यूजफुल है लैबरेटरी में। और लाइब्रेरियन बन जाने के बाद में आप अपने इन स्किल्स का, इन कौशलताओं का कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये आपको लगता है कि ये सारी स्किल्स जो है लाइब्रेरी में भी कारगर रहेंगी या यूजफुल रहेंगी, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी तो सर। उसमें से कुछ स्किल्स तो आपने गिनाई, है ना, अच्छा किया। उसमें हम कुछ और स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टीम वर्क है ना, हाँ सर। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट आपने बोला था। ठीक है। सर हाँ। तो ठीक है, आपका बहुत अच्छा रहा, इस पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है। सर। हाँ। और सर जो वो रिलीजन वाला सर, क्योंकि मैं एक बार बोल दिया तो फिर सर उसको प्रूव करना भी थोड़ा, इसलिए बोलना पड़ा सर। हाँ, इसमें तो हमें ये सेंसिटिव चीज़ों को नहीं बोलना है ना। हाँ सर। लाइब्रेरीज आर ओपन फॉर ऑल, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, है ना, रिलीजन। ठीक है। जी तो इन सब के ऊपर है, ठीक है, परे है। तो हम एजुकेशन की फील्ड में या लाइब्रेरी सर्विसेज में, है ना, तो हम इन सारे चीज़ों को, ठीक है, नहीं लाते हैं। तो इसको हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। हाँ, सर। आप कह सकते हैं, आपने बोला मोटिवेशन की जरूरत होती है, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप सिखाएंगे, है ना। ठीक है। हाँ सर। हाँ, डिसिप्लिन इंश्योर हो सके, इसके लिए आप जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा सकते हैं। ठीक है। आप पहले, सबसे पहले बताइए, रूल रेगुलेशन बताइए लाइब्रेरी के ये हैं। ठीक है। आप सर। जो है लाइब्रेरी की वेबसाइट पर विजिट करिए, वो डिस्प्ले कराइए आप, ठीक है, पेज बना करके उसका। ठीक। उसके अलावा आप जो है एक लाइब्रेरी की किसी एक दीवार पर या नोटिस बोर्ड पर रूल्स रेगुलेशन को आप चिपकवा सकते हैं। ठीक है। एक अच्छे से फ्रेम बना करके, है ना, बैनर टाइप में भी आप जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है। हालांकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं ताकि वो रिटेन में रहे आपके पास में एक डॉक्यूमेंट, है ना। ठीक है। जी ताकि सर। आप उसके बेस पे यूजर्स को बोल सकें कि भाई ये लाइब्रेरी के जो रूल्स रेगुलेशन है आप उनको फॉलो करें, है ना, उल्लंघन ना करें उनका। ठीक है। सर ये मतलब एक चीज ये भी जोड़ सकते हैं क्या कि एक शपथ पत्र जब सदस्यता लेते हैं तो उनसे एक शपथ पत्र जो हमारे रूल रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर की आप इनको मानेंगे करके उनसे साइन करवा लें। और देखिए, हाँ, आप ले सकते हैं, आप टर्म्स कंडीशन जो है लिख दिए। ठीक है। हाँ जैसे हाँ। कि हम क्या है कि गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं सपोज, है ना। जी सर। तो अपने डिटेल्स फिल कर दी सारी गूगल फॉर्म में, और नीचे हमने जो है एक चेक मार्क दे दिया, है ना। हाँ सर। ठीक है। आई अबाइड बाय द लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशन, और आई विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है। सर। टर्म्स कंडीशन जो होती है, अग्रीमेंट। ठीक। तो उस वो इतना लिख करके आप खाली, ना कि पूरे रूल्स रेगुलेशन, ठीक, वो आप लिख करके, ठीक, और उसके साथ में लाइब्रेरी की वेबसाइट या जहाँ पर आपने रूल रेगुलेशन डिस्प्ले कर रखे हैं, जी ठीक सर। है, हाँ, उनको उनका लिंक दे सकते हैं, और इस तरह से करवा सकते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है।
जी सर, उससे थोड़ा हाँ। सर उनको साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में ये रहेगा कि हमने लिख के दे रखा है कि हम इन शर्तों को मानेंगे और मान नहीं रहे हैं। नहीं, वो तो एडमिशन लेते ही इस चीज़ को वो अग्री करते हैं ना कि यूनिवर्सिटी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, है ना। हाँ सर। ये तो उनका है। तो एक पूरा डॉक्यूमेंट तो पहले से ही अग्री किया हुआ होता है एडमिशन के टाइम पे। तो लाइब्रेरी उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि जी सर। लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना है उन्हें। और आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया, उसमें आपने बता रखा है, आपने डिस्प्ले कर रखा है ना, जी ठीक सर। है, बैनर में और वेबसाइट पर डिस्प्ले है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम भी आप और भी इस तरह के सेशंस करा सकते हैं, है ना। बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि रूल्स को फॉलो करें, है ना। जी सर। ठीक है। हाँ। और तो सर जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आने वाला सर कि इसमें से इसमें क्यों आ रहे हैं सर? हाँ, ठीक है। तो वो आपका उत्तर ठीक था, है ना, कि आपने अभी तक अपने देश सेवा में दिया, है ना। अब सर। आप नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देना चाहते हैं। नाउ यू वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग, है ना। हाँ सर। बिकॉज यू थिंक, आपको ऐसा लगता है ना कि जो जो विद्यार्थी हैं, है ना, ये देश का भविष्य है ना। जी सर। हाँ, अब आप इनके साथ मिल करके और इनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, और उनके सपनों को अचीव करने में आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसे, है ना, उनके भागीदार बनना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करके। जी सर। और ये आपका आंसर ठीक है। इस तरह का आप आंसर दे सकते हैं कि अब आपकी रुचि इसके अंदर भी किताबों में और लाइब्रेरी में उस क्षेत्र में कुछ करने की है ना। जी सर। हाँ, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अब आप उनको चाहते हैं कि सर्व करें, ठीक है। सर। हाँ, ये भी एक तरह से देश सेवा ही है, आप इसको बोल सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। तो कितना अच्छा होगा कि भाई अगर एक लाइब्रेरियन की वजह से किसी बच्चे ने जो है, कोई अच्छा बच्चा बन गया है ना, कोई किसी ने एक अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है ना, कोई बड़ा साइंटिस्ट बन गया, कोई बड़ा इंजीनियर बन गया है ना, फिर वो देश की तरक्की के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो जो वो कंट्रीब्यूट करेगा उसका कहीं ना कहीं आपको बीच रह जाएगा उसका, है ना। जी सर। हाँ, कोई आपके वहाँ आपके कॉलेज से पढ़ करके आपने उसको सेवाएं प्रदान की, वो यू आईएएस अधिकारी बन गया, है ना, क्यों भाई नेता बन गया कोई, तो वो क्षेत्र में काम करेगा अपने। तो जितने भी होते हैं वो सब युवा होते हैं वहाँ पर, है ना। तो युवा ही देश का भविष्य है। तो आप अगर उनकी उनकी इंफॉर्मेशन नीड को और उनको सर्व करेंगे, है ना, और उनको मोटिवेट करेंगे, है ना, आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, आप उनको इनकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइब्रेरीज को यूज़ करें, है ना। जी तो सर। हाँ, तो आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा देश सेवा में, ठीक है। ये भी लाइब्रेरियनशिप भी एक नोबेल प्रोफेशन है, क्योंकि हाँ इसमें सर। आप तो बच्चों से जुड़े रहेंगे, है ना, ठीक है। सर। हम्म, ठीक है, ओवरऑल आपका अच्छा था। ओके, और थैंक यू सर। कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। सर कल सर है मैं मेरा। आपका कल है। जी सर। ओहो, बेस्ट ऑफ लक रामकिशोर जी। तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होंगी फिर तो। जी सर। नहीं, आप तो भाई नौजवान हैं आप तो, है ना। तो अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हाँ सर। को एक बार आप मुझे जो है ना मैसेज करिएगा, ठीक है। जी सर। तो जी जरूर कुछ सर। और जो फाइनल टिप्स हैं, ठीक है। जी सर। और कोई क्वेश्चन वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत रिलैक्स होकर के जाइएगा, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, नया। हाँ और सर। आज तो अपनी नींद पूरी करिए, ठीक है। जी जो सर। बस वो 3 क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, जो मैंने कल भी बोले थे और मैं बोलता रहा हूँ, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा बस आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अच्छे से अरेंज करिए, ठीक है। हाँ सर। सर 3 क्वेश्चन कौन बता रहे सर, मैं कल का सेशन नहीं ले पाया था, ट्रेन में था। हाँ, एक है अपना परिचय, ठीक है। अपना परिचय सर। आप तैयार कर लिए। आप जी सर। लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं, ठीक जी है। सर। हाँ, एक ये प्रिपेयर कर लिए। और जी। आपको क्यों चुना जाना चाहिए, ठीक है, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, क्यों आपको क्यों लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए सुइटेबल हैं, जी ठीक है। सर। हाँ, जैसे कि सर। अभी आप किसी और, अभी आप दूसरी फील्ड में हैं, तो अभी आप लाइब्रेरियन की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। आई थिंक वो आपका तैयार है ऑलमोस्ट, ठीक है।
ठीक है तो सर। बस आपको थोड़ा से और फ्रेम कर ले उसको, इन 3 क्वेश्चन को देख लिएगा अच्छे से। और इसके ओके अलावा सर। आप कुछ भी नया मत पढ़िए और रिलैक्स रहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने प्रिपेयर करिए, सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। हाँ और सर। हाँ, और नींद पूरी करिए और टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाइए। ठीक है। जी सर। जी अभी सर। सर्दियां चल रही हैं तो आप अच्छे से तैयार होकर के जाइए, कोट पैंट अगर है तो वो पहनिए, तो फॉर्मल है स्वेटर वगैरह भी चलेगा। ठीक है, हाँ सर। फॉर्मल में जी सर। जाइएगा और नीचे शूज भी फॉर्मल होने, इसका ख्याल रखिएगा ना, क्योंकि अक्सर हम बॉयज में क्या होता है कि वो फॉर्मल तो पहन लिया पर वो शूज हमने स्पोर्ट शूज डाल लिए या बूट पहन लिया हमने, है ना, आपके पास तो बूट कई सारे होंगे, हाँ सर। या हमने जो है कुछ और पहन लिया, तो मैं फॉर्मल शूज जो होते हैं, ठीक है, कैजुअल शूज जिसे कहते हैं, वो पहन लिए। लॉफर भी चलेगा, आप अगर वो भी पहन लें तो, लेकिन स्पोर्ट्स और बूट वगैरह को अवॉइड करें, स्नीकर को अवॉइड करें। ठीक है, श्योर सर। फॉर्मल ड्रेस में फॉर्मल शूज होने चाहिए, स्नीकर्स वगैरह नहीं। ठीक है। जी सर। हेयर स्टाइल भी हम आपके तो पहले से ही मिलिट्री कट होगी, है ना, डिसेंट स्टाइल होगी आपकी तो बहुत अच्छी होती। जी ठीक है। सर। हाँ, बस ठीक हमें है। फंकी लुक में नहीं जाना है ना, एक हाँ सिंपल सोबर हेयर स्टाइल भी हमारी होनी चाहिए। और ऊपर के जेब में पेन जरूर लगाइएगा। ठीक है। सर। पेन हथियार हमारा है। तो ठीक हाँ। है, बेस्ट ऑफ लक रामकिशोर जी, है ना। थैंक यू। थैंक यू सो और मच सर। कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा ठीक है मुझे। सर। ओके सर। ओके, थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक। ओके सर। तो कल आप आइएगा लेकिन सेशन में, ठीक है। जरूर सर। हाँ, ओके, ठीक है। और कौन देना चाहेगा? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, बताइए। आपने अभी पूछा था डिजिटल रिसोर्स को कैसे एक्वायर करेंगे और क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, सर वो आपने बताया नहीं उसका आंसर। हाँ, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेशन करवाया था, है ना, अशकार हुसैन हाशमी साहब ने एक सेशन लिया था इसके ऊपर, ई बुक्स को कैसे अक्वायर करना है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसका जो है ना, इनसे कहिएगा लिंक शेयर कर दें उसको, 1 घंटे का सेशन है, बहुत लंबा नहीं है। तो उसको आप लोग देख लें, है ना, टाइम निकाल करके। एक अच्छा टॉपिक है वो, एक्विजिशन को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बुक एक्विजिशन, कलेक्शन, डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा, टास्क रहेगा आपका। ठीक है, लाइब्रेरियन का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर हम किताबें ले रहे हैं तो वो तो रिकमेंडेशन से हमें लेनी ही लेनी है। ठीक है, पब्लिशर से हमको जो है नेगोशिएशन भी करना है, हमें जो है कोटेशन लेना है कई सारे वेंडर्स से, किसी एक को वेंडर को डायरेक्टली नहीं दे देना है। ठीक है, कई आपके पास में सपोज 20 रजिस्टर्ड वेंडर हैं तो उसमें से कम आप 10 को भेज दिया आपने, 8-10 को भेज दिया, है ना, कुछ को, ताकि सबसे रेट मिल जाए, और जो ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे रहा हो, यानी जो सबसे कम आपको लगे, आपने उसको जो है, या फिर आपने ऑर्डर देना है, उसमें भी आपकी अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि परपीचुअल एक्सेस, है ना, सपोज वो आपने कुछ सालों के लिए, कुछ सालों के लिए लिया, तो अब वो आपको आगे जाके एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो परपीचुअल एक्सेस अगर आपको मिल जाए तो आप जो है पीछे की किताबों को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन आप उन तक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नई किताबें एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप अगर आपको ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो है ज्यूरिसडिक्शन जो जो होता है ना, कि अगर कोई चीज़ें आपकी और पब्लिशर की नहीं बन पाई, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उसे जहाँ जिस शहर के और जो आपका जो एरिया लगता है, ठीक है, जो नियरेस्ट आपके वहाँ जो कोर्ट है, ठीक है, आपने जो है वो टर्म्स कंडीशन जो प्लेस है वो रखनी है। बाद में तब आप पब्लिशर सपोज अमेरिका का है या लंदन का है, ठीक है, तो अब आप उससे कैसे केस लड़ेंगे, है ना। तो आपकी उसने टर्म्स कंडीशन को नहीं माना, है ना, सपोज अब आप उसके ऊपर केस करना चाह रहे हैं और आपने इस पर साइन कर रखा है, उसने वहां का दे रखा है, ठीक, तो आपको अपने नियरेस्ट जो कोर्ट है आपने वहां का डालना है कि यहाँ अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वहां का हो। ठीक है, एक कॉलम होता है, तो वो देखना है आपने। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ई बुक हो या जो है जर्नल्स वगैरह हो, जो भी ले रहे हैं हम डिजिटल कंटेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। ठीक है। ओके सर। और सर लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे।
कैसे इंस्टॉल करेंगे ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछ सकते हैं कि लाइब्रेरी में अगर सपोज बजट कम है ना, तो फिर आप लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करेंगे या लाइब्रेरी को कैसे ऑटोमेट करेंगे, है ना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपसे वहां पर पूछा जाता है उस इंटरव्यू में, MPPSC है ना, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ के लिए तो ई ग्रंथालय एक अच्छा ऑप्शन है लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए। क्योंकि ये जो है NIC के द्वारा एक तो डेवलप किया गया है, और इसका जो है सब्सक्रिप्शन बहुत ही जो है वो नॉमिनल है, ठीक है, 21,500 कुछ रुपए लगते हैं, वो भी 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ये कम रेट है, ठीक है, बहुत कम चार्जेस हैं, जो कि उसके लिए लिया जाता है सपोर्ट सर्विसेज के लिए, और जो है होस्टिंग मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत नॉमिनल सा चार्ज लिया जाता है, और आपने कुछ करना भी नहीं है, उसमें सपोर्ट सर्विस भी आपको मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है ना, NIC की तरफ से। और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है, आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करवाना है ना, ई ग्रंथालय का। बस आपके कॉलेज से जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा, जो कि ई ग्रंथालय की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फॉर्म आपने भरना है। वो भर करके प्रिंसिपल का जो होता है ना, उसके हेड लेटर पे वो चला जाएगा, ईमेल आप कर सकते हैं। फिर आपको कुछ दिन के बाद में वो अपना वेरीफाई वगैरह करते हैं, और आपकी ईमेल पर ही वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप अपनी लाइब्रेरी को जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो वो तो बहुत आसान है। ठीक है, ये ग्रंथालय को तो हम इंस्टॉल नहीं करते। अगर ये कहीं और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फिर आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का अगर बजट कम है, तो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कोहा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइडली यूज होता है, काफ़ी कम्प्रहेंसिव सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। इसी तरह से रिपॉजिटरी को मैनेज करने के लिए, है ना, डिजिटल लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूशनल रिपॉजिटरी को क्रिएट करने के लिए हम DSpace का यूज़ करेंगे। ये ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। सर एक ओके। क्वेश्चन था। हाँ, सर जैसे अपन पब्लिशर को कैसे मतलब डिपेंड करेंगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, मतलब हम सिलेक्ट करेंगे बुक के लिए तो किस पब्लिशर से लेना है, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। दो बातें हुई। एक तो आप क्या पूछ रहे हैं कि किन पब्लिशर से हमको लेना है, ये बात। ये कि कैसे पता लगेगा कि जो पब्लिशर ने हमको किताब डिलीवर करी है वो किताब ऑथेंटिक है कि नहीं है। मतलब सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि पब्लिशर ऑथेंटिक है तो हम इससे मंगवाएं। वही मैं पूछ रहा हूँ, दो बातें मतलब होगी। आप कौन सी बात पूछना जी, चाह रहे हैं, पब्लिशर की सर ऑथेंटिसिटी मैं पूछना दोनों चाह रहे हैं? जानना चाहती हूँ। सर दोनों जानना चाहती हूँ। पब्लिशर की ऑथेंटिसिटी हो या ऑथर की हो या किसी जर्नल की हो, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें होती जो हमें देखनी होती, कॉमन होती है। एक तो ये कि उसका एफिलिएशन क्या है। ठीक है, यानी अगर पब्लिशर है तो वो कौन सा पब्लिशर है, कहाँ का है ना, उसकी वेबसाइट वगैरह, उसका फिजिकल एड्रेस है कि नहीं है। ठीक है, उसका पिछला काम कौन कौन सा है, कौन कौन सी किताबें उसने पहले पब्लिश करी हैं, उसके लिए आप पब्लिशर का कैटलॉग मांग सकते हैं। ठीक है, तो जी। उससे एक तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ पब्लिशर ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसका फिजिकल एड्रेस आप देख सकते हैं, है ना। और आप अपने जो अलग दूसरी लाइब्रेरी में जो काम कर रहे हैं, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि ये पब्लिशर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अपना जो नेटवर्क होता है लाइब्रेरियंस का, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। पब्लिशर का कैटलॉग आप मंगा लेंगे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा ना कि कितनी किताबें इसने पब्लिश करी हैं, है ना, कब से ये पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ, जी। और किन किन ऑथर्स की किताबें इन्होंने पब्लिश करी हैं, उन ऑथर्स का क्या एफिलिएशन था, आप ये भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिनॉल्ड ऑथर है ना, ऑथर ने अगर पब्लिश करी है, तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिशर अच्छा होगा। चेतन भगत ने अगर कहीं किताब पब्लिश करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिस पब्लिशर ने उनकी किताब पब्लिश करी है, इसका मतलब वो रिलायबल है ना, वो ब्रांड है अपने जी। आप में। तो इसी तरह कोई बड़े ऑथर की किताब अगर पब्लिश हुई है, किसी ऑथर ने करी, किसी पब्लिशर ने करी है, तो इसका मतलब है कि वो भाई रिलायबल है ना। उसमें फिर क्रॉस चेक की गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर भी है,
फिजिकल एड्रेस देखा आपने, वर्चुअल उसका एड्रेस देखा, वेबसाइट देखी, है ना। तो आप जब आएंगे तो पब्लिशर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पब्लिशर ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, उसके प्रीवियस काम को देख करके और सारी चीज़ों से अंदाज़ा लग जाता है। उसके अलावा तो सर, जो हाँ, लाइब्रेरियन रिसर्च में मतलब जो यूजर आते हैं उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसे अपन प्लेग्जरम जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, वही तो जैसे उनको चेक करवाना या कुछ भी अपन मतलब हम्म, किस टाइप के टूल प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें क्या गाइडेंस दे सकते हाँ, कॉलेज लाइब्रेरी में और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हम आरएसएस देते हैं। ठीक है। आरएसएस क्या है? रिसर्च सपोर्ट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जो हैं? जी। लाइब्रेरी में जो आपके रिसर्चर्स आते हैं, आप उनको कई तरह से हेल्प कर सकते हैं। सपोज कोई रिसर्चर काम कर रहा है ना, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर या जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। या कंज्यूमर बिहेवियर पे काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, तो अब उसको आर्टिकल नहीं मिल पा रहा है या कोई किताब नहीं मिल पा रही है। ठीक है। वो आपके पास में आता है, तो बताता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर किताब चाहिए या जर्नल का आर्टिकल चाहिए। ठीक है। वो कह रहा है मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप उसकी इस केस में हेल्प कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर उसको किताब जी। चाहिए, तो आप अपने लाइब्रेरी में जो अवेलेबल किताब हैं उसमें आप तलाशेंगे ओपैक में, अगर होगी तो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। नहीं है तो फिर आप उसने जो है आपने लोन के थ्रू आपने जो है ले लिया, है ना, इंटर लाइब्रेरी लोन। या आपने और जो वेबसाइट्स हैं, है ना, ओपन, जहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है। इंटरनेट आर्काइव ebooks.com। ठीक है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी ऑफ ई बुक्स। ठीक है। तो इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर यानी कि आपने उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर दिया, तो वो खुश होंगे। एक तो इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो उनको जर्नल का आर्टिकल चाहिए या ये कोई भी चीज़ चाहिए, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जी। कि आप साइटेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सपोज कोई रिसर्च स्कॉलर है, वो थीसिस लिख रहा है, अब उसने जो है बहुत सारे रेफरेंसेस को कोट करा है ना, साइट करा है। तो आप उसको साइटेशन मैनेजमेंट में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं मेंडले के बारे में, है ना, जोटोरो के बारे में, एंड नोड के बारे में, कि ये बहुत अच्छा टूल है ना। इसके ज़रिए से आप जो है अपनी रिसर्च को और आसान बना सकते हैं। आप उसको साइटेशन स्टाइल बता सकते हैं कि एपीए स्टाइल क्या होती है ना, एमएलए या शिकागो। ठीक है। स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर चलता है वो एपीए चलता है, तो वो कैसे जो है उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है। तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप उसको प्लैग रूल्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। आप उसको प्लैग और चेक कराने में ट्रांसलेट हेल्प सर्विस कर के सकते लिए, हैं। जी। ट्रांसलेशन सर्विस के लिए कौन से टूल? ट्रांसलेशन सर्विस के लिए अब तो वो खुद इंडिपेंडेंट ही है ना, यूजर्स कर लेते हैं। अब तो एआई आ जी। गया है और भी बहुत सारे ओपन सोर्स टूल हैं, है ना, जो कि ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सर्विस तो कम हो गई, लेकिन हाँ फिर भी अभी है। और आपने उसको प्लेग चेक कर दिया, उसको बता दिया, ठीक है, रूल समझा दिए, इसमें आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और आप उसको जो है इंटरनेट की सर्विस, कंप्यूटर, है ना, ये यानी कंप्यूटर लैब आप प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइब्रेरी में होता है। ठीक है। आप उसको एक रीडिंग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, आरडी सेक्शन बना सकते हैं। तो रिसर्चर्स की आप बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं, है ना, अगर आप करना चाहें। ठीक है। जी। आप उसको जो है एसडीआई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैश सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने एसडीआई सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना, अच्छा खासा उसका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। जी सर। जी। ओके, और कोई क्वेश्चन है? सर मैं मॉक देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल वेदांत जी। तो ठीक है, वेदांत जी अपना परिचय दीजिए। Hello, good evening, sir. My name is Vedant Rai, and basically I am from Balaghat district of Madhya Pradesh. Sir, I have done my master's degree in library and information science from University of Delhi, and after that, I joined National Social Science Documentation Center as a library apprentice, where I have
gained hands-on experience on different sections of library like bibliography section, current awareness section, reprography service, research database management, institutional repository management. And sir, currently I am working as a school librarian at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sukma. हेलो। जी। रिसर्च डेटाबेस मैनेजमेंट से क्या मतलब है आपका? हेलो सर। सर रिसर्च डेटाबेस मैनेजमेंट हम्म। सर, जो भी रिसर्च के लिए सर जो डेटाबेस सब्सक्राइब किए थे नेस्डॉक ने सर, उनको मैनेज करना। कैसे करते हैं मतलब? जैसे सर बहुत सारे डेटाबेस सब्सक्राइब किए थे नेस्डॉक ने, जैसे कि जे गेट हुआ था, जे हम्म। स्टोर हुआ था, इंडिया स्टेट हुआ था। तो सर ये डेटाबेस को यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग कई बार सर यूजर्स इतने अप टू डेट नहीं हो पाते कि वो सर रिसर्च आर्टिकल्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाए। तो सर उनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल उनकी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके उनको प्रोवाइड करना। हम्म। अच्छा, ये करा आपने। हेलो। तो किन्हीं 5 रिसर्च डेटाबेसेस के नाम बताइए। अच्छा। जी सर। सर एक सर एमराल्ड हो गया सर। हम्म। एमराल्ड क्या सर है? सर एमराल्ड सर डेटाबेस है पब्लिशर है सर। कि डेटाबेस है? सर एमराल्ड सर पब्लिशर है, और सर वो हम्म। ई जनरल का पब्लिशर है सर। हम्म। ये हो गया सर। लॉ के फील्ड में सर मनुपत्रा एक है। हम्म। मनोपात्रा, हाँ। और हाँ सर, जे स्टोर है। हम्म। और सर एक है एस ट्रिपल सी ऑनलाइन है सर। एस ट्रिपल सी। यस सर। एस ट्रिपल सी क्या है? सर ये भी सर एक डेटाबेस है सर, ये भी लीगल लीगल फील्ड में है सर। एस ट्रिपल सी है वो? सर एस ट्रिपल सी ऑनलाइन है सर इस नेम से। अच्छा, या एस सी सी ऑनलाइन है, सुप्रीम कोर्ट हाँ केसेस सर। ऑनलाइन? हाँ हाँ सर, एस सी सी ऑनलाइन। तो इसमें 2 सी आ रहे हैं, 3 सी आ रहे हैं? सर दो होंगे सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अभी भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? आपने पूरा फुल फॉर्म ले लिया है फिर भी? हाँ सर, दो ही सी हैं सर अभी। अभी भी कंफ्यूजन है कोई? नहीं सर, अभी नहीं सर। ओके। तो इसमें से फुल टेक्स्ट डेटाबेस कौन सा है? सर फुल टेक्स्ट डेटाबेस सर एमराल्ड है सर। हम्म, और बिब्लियोग्राफी डेटाबेस? सर बिब्लियोग्राफी डेटाबेस सर सारे ही हैं सर, इसमें एमराल्ड जो है बिब्लियोग्राफी भी प्रोवाइड करता है और फुल टेक्स्ट भी है सर। तो मनुपात्रा डेटाबेस है या जर्नल है या मैगजीन है, क्या है ये? सर मनुपात्रा सर जनरल है सर, लीगल। तो क्या फर्क होता है जर्नल, मैगजीन और डेटाबेस में? सर डेटाबेस वो होता है सर जो कि आपको सारे ही कंटेंट प्रोवाइड करे, जनरल्स भी होते हैं सर उसमें। और सर दूसरी रिपोर्ट्स भी होती है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी होती है सर। और हम्म। सर जनरल्स में सर पर्टिकुलरली जो जो रिसर्च पब्लिश्ड होती है उनका उनका वो होता है सर। क्या होता है उनका? सर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया रहता है तो वो सर रिसर्च पेपर जर्नल के फॉर्म में बहुत सारे जब रिसर्च पेपर सर पब्लिश होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो जनरल में आ जाते हैं सर। अच्छा। और मैगजीन क्या होती है? सर मैगजीन वो होती है सर जिसका एक सर्टेन पीरियोडिसिटी होता है सर, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद सर वो पब्लिश होती है, जैसे मंथली बाय मंथली, क्वार्टरली।
अच्छा, फिर पीरियोडिकल या सीरियल्स फिर किसे कहते हैं? सर पीरियोडिकल्स और सीरियल्स भी सर वो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है सर, लेकिन जो सर, मैगजीन का कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं सर मैगजीन्स का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सर, सीरियल्स और पीरियोडिकल सर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स है। तो आप मैगजीन और पर सर सीरियल्स में क्या? हेलो जी। सर, जो सीरियल्स होता है सर उसका, जो सर सीरियल्स होता है सर उसका एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी डिफाइन नहीं होती सर, वो उसका सर्टेन पीरियड में पब्लिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो पीरियोडिकल्स होते हैं उनकी एक सर्टेन पीरियोडिसिटी होती है। जैसे सर इसका एग्जांपल है, जैसे सर हैरी पॉटर जो बुक है सर उसकी पीरियोडिसिटी जो है वो कंफर्म नहीं है, वो सीरीज है एक सर, सीरियल से। अच्छा, सीरियल्स है वो। आप हाँ हाँ सीरियल्स और सीरीज में डिफरेंस है? सीरीज और सीरियल्स क्या है, या दोनों एक ही हैं? सर, मुझे लगा सर एक ही होंगे सर। एक ही होंगे, और मैगजीन्स भी एक ही है? नहीं सर, मैगजीन्स अलग हैं सर। अच्छा, मैगजीन क्या है फिर? अभी आपने लेकिन बताया कि वो भी एक पर्टिकुलर हाँ पीरियोडिसिटी के टाइम पे पब्लिश होती हैं, तो हाँ क्या सर, है? सर सीरियल्स जो है सर वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसी के अंदर में ये सब चीजें आती हैं सर। अच्छा, तो अभी आप स्कूल लाइब्रेरी में कार्यरत हैं, जी सर। तो वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं आप? सर वहाँ पे मेनली जो है सर सर्कुलेशन है, और सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी काम है, एंड करंट अवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, रेफरेंस लाइब्रेरी सर्विस भी प्रोवाइड। ऑटोमेशन का भी काम है, इसे क्या मतलब है? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन मीन सर ई ग्रंथालय हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, और सर लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने का प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है सर। किस तरह से कर रहे हैं उसको? सर जैसे अभी तक के सर जो हमारी लाइब्रेरी थी वो केवल सर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में थी। अभी सर जो बुक्स हैं उनका सर जो कैटलॉगिंग है उनको धीरे धीरे सर उनका एंट्री सर ई ग्रंथालय पे हो रहा है सर। तो पहले सर जैसे किताबें बुक सर फॉर्म में थी, अब किस फॉर्म में हो जाएंगी फिर? सर अभी वो उसमें सर ऑटोमेशन के फील्ड के मोड में आ जाएगी सर, जिससे हमारे डे टू डे हाउसकीपिंग एक्टिविटीज जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा सर। सर्कुलेशन भी हम उससे कर पाएंगे, कैटलॉगिंग और सब सर उसमें ई ग्रंथालय पे हो जाएगा। तो अभी आप इशू रिटर्न करते हैं तो वो ऑटोमेट हो जाने के बाद में फिर आपको इशू रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद हो जाएगा इशू रिटर्न क्या? सर अभी हम जैसे मैन्युअली करते हैं सर, हर क्लास का एक रजिस्टर मेंटेन है उसके थ्रू करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा सर सारा रिकॉर्ड जब उसमें फीड हो जाएगा ई ग्रंथालय पे, सारी बुक्स एंटर्ड हो जाएगी, तो उसके बाद सर जी। हम केवल मेंबर का कार्ड लेंगे और उनका हम्म। मेंबरशिप नंबर डाल के ही वो बुक इशू कर सकते हैं उनको डायरेक्ट सर, बिना अच्छा, एनईपी कोई 2020 मैनुअल। क्या है? हेलो जी सर। एनईपी 2020 क्या है? सर एनईपी 2020 सर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, जो कि सर 2020 पे एक एक रिवाइज्ड मॉडिफाई होके आई है सर। सर जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, किसी भी चाइल्ड के, चिल्ड्रन के होलिस्टिक डेवलपमेंट में बात करती है सर। क्या है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट? सर होलिस्टिक डेवलपमेंट वो है सर सर्वांगीण विकास बोलते हैं इसे हिंदी में, और इसमें सर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सर। जो बच्चे सर इसमें बच्चे के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सके। और सर पहले ये होता था कि बच्चा साइंस सब्जेक्ट ले लेता था, लेकिन उसको आर्ट्स का किसी उसमें इंटरेस्ट रहता था, तो वो उसके साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ाई नहीं कर पाता था। पर सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट को यह राइट देती है कि वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सके सर। साइंस वाला बच्चा भी अपने साथ अपने अगर वो इंटरेस्ट है आर्ट्स में, तो वो एक सब्जेक्ट आर्ट्स का भी ले सकता है। आपके वहाँ 12 तक स्कूल है वो? हाँ सर, 12th तक के सर। तो
कितने बच्चों ने ऐसा करा है आपके वहाँ, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं सर, अभी तो सर ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है सर। लेकिन सर स्कूल लेवल पे तो नहीं हो पाया है, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे सर कुछ आईआईटीज और आईएम्स हैं सर। पहले वहाँ पे साइंस सब्जेक्ट ही मेन फोकस रहते थे, लेकिन सर कुछ आईआईटीज हैं जैसे कि आईआईटी दिल्ली है सर, वहाँ पे ह्यूमैनिटीज इंक्लूड हो चुका है। हम्म। तो स्कूल एजुकेशन में क्या इसका इम्पैक्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? सर स्कूल एजुकेशन में ये इम्पैक्ट है सर, एनईपी 2020 के बाद क्या हुआ है सर, सारा जो करिकुलम है सर वो चेंज हो चुका है। जैसे सर सिक्स सेवन्थ एट्थ में पहले सर जो वोकेशनल एजुकेशन का सब्जेक्ट था वो नहीं था सर। आर्ट्स आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं था, म्यूजिक का सब्जेक्ट नहीं था, एक अलग से सर सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन सर एनईपी 2020 के बाद अभी लास्ट ईयर से ही सर एक डिफरेंट आर्ट्स का बुक है, एक डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन का बुक है, और सर एक वोकेशनल एजुकेशन का भी बुक है। अच्छा। और वो सीक्वेंस जो बना है वो क्या चीज़ है, 5 साल और 3 साल, हाँ दो सर, वो साल सर स्ट्रक्चर बना है 5+, फाइव क्या प्लस थ्री प्लस क्या स्ट्रक्चर है वो? सर वो स्ट्रक्चर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो 5+3+3+2 ऐसा स्ट्रक्चर है सर। कि कि बच्चा 5 साल की एज तक के अपनी मदर टंग में ही स्टडी करेगा सर, ऐसा है। मैं सर पर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। हाँ। तो अगर आपका चयन हो जाता है स्कूल लाइब्रेरियन के पद पर, कॉलेज लाइब्रेरी के पद पर, तो आप कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करना चाहेंगे अपने यूजर्स को? सर अगर मेरा सिलेक्शन सर हो जाता है कॉलेज लाइब्रेरियन के पद पर, तो मैं सर वहाँ पे विभिन्न सेवाएं प्रदान करना चाहूँगा सर। जैसे कि मैं बच्चों की सर इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करूंगा सर। उनकी ऐसा इन्वायरमेंट बनाऊंगा सर कॉलेज लाइब्रेरी का, कि वो सर टीचिंग को भी सपोर्ट करे, लर्निंग को भी सपोर्ट करे, और स्टूडेंट का सर जो रिसर्च है उसको भी सपोर्ट करे सर। तीनों चीज़ को, टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च को सपोर्ट करे सर, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा। उनको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करूंगा सर, बिब्लियोग्राफी, करंट अवेयरनेस सर्विस, रेफरेंस सर्विस, सर्कुलेशन, एंड सर उनका सर रिसर्च रिसर्च सर्विस सर। हम्म। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद वेदांत राय जी। सर। जी तो काफी अच्छा आपका मौका रहा है ना। तो अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें जिन पे काम करना बाकी है, ठीक है। जी जो सर। खासकर जो बेसिक चीजें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, ठीक है, आपके प्रोफाइल से, और आपसे क्वेश्चंस जिनके ऊपर पूछा जा सकता है, तो उन्हें ज़रा आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। जी सर। आपको इसका अंदाज़ा हुआ होगा, है ना? हाँ सर। तो उन चीज़ों को आप जो है नोट डाउन करिए, ठीक है। और आपको जिनके ऊपर लग रहा है कि हाँ इस पे काम करना चाहिए आपको, ठीक है, उस पे काम जी सर। करिए, क्योंकि पे हम अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वो चीज़ हमारी स्ट्रांग हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ। और जो हमने बोला है वो हमारा स्ट्रांग एरिया होना चाहिए। वो फैंसीफुल तो लगता है, काफ़ी चीज़ें हम बोल देते हैं, मतलब अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है आपका हमारा इंट्रोडक्शन, लेकिन क्या है कि अगर उनमें से कुछ हमसे पूछ लिया जाए, अगर हम उसका जवाब नहीं दे पाए, तो फिर वो ज़रा निगेटिव हो जाता है ना। हाँ सर। तो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं तो हम उनके ऊपर ज़रूर काम करें, है ना। हाँ सर। ठीक है। हम्म। जी सर। ओके। तो और सर वो सर कहाँ कहाँ कुछ पॉइंट्स जो क्लियर नहीं थे सर, वो आप क्लियर करवा देते तो अच्छा रहता। काफ़ी जगह पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं थे, ठीक है। जी हाँ। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि डेटाबेसेस के बारे में पूछा है ना आपने।
हाँ तो सर। आपने कुछ के नाम बताए, सही बताए, ठीक है। जे गेट, जे स्टोर आप बोल सकते हैं, इमराल्ड है, ठीक है। जी। तो आपको, है ना, यहाँ हमें सबको पता होना चाहिए, 5 डेटाबेस एटलीस्ट हमें पता हो। इसी तरह से हमें फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस कौन से हैं, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस कौन से हैं, ठीक है, ये हमें जी सर। पता होना चाहिए। अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो हमें फिर एग्जैक्ट पता हो, ठीक है, वो एक्चुअली में है क्या, मनुपात्रा है जैसे कि वो क्या चीज़ है, वो है ना, वो हाँ सर। जर्नल डेटाबेस है क्या है। और S CCC अगर हम कह रहे हैं, तो यानी कि अगर हमने आपको पूरा नाम भी बता दिया फिर भी आपने कहा कि कर पा रहा हूँ, है ना, हाँ ठीक सर, है, वो नाम आपने बता पूरा दिया नाम तो फिर वो चीज़ वहां पर नहीं बनती फिर कहना, ठीक है। जी या सर। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था सर, राइट सर, है ना, आप ऐसे कह सकते थे कि बिल्कुल हाँ। सुप्रीम कोर्ट केस है सर, SCC है वो, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये जैसे आपने लीगल कुछ डेटाबेसेस के, तो आप उनको भी और देख लें, ठीक है, जैसे लेक्सिस नेक्सिस है, SCC है, और AIR है, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, ये तीन जो है वो लीगल फील्ड में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसी तरह से सीरीज और सीरियल्स में आपका कंफ्यूजन है ना। हाँ सर। सीरीज जो होती है, जो आपने ये कहा ना कि हैरी पॉटर एक सीरीज में पब्लिश हो रही है, ठीक है, हाँ तो सर। किसी भी किताब का और उसका सीरीज हो सकती है, ठीक। सीरीज की पीरियोडिसिटी फिक्स नहीं होती है ना। लेकिन सीरियल्स क्या है, सीरियल्स एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर आप जो है हर वो डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी में पब्लिश होता है, ठीक है। अब वो जर्नल भी हो सकता है, वो मैगजीन्स भी हो सकती है, वो न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, सीरियल्स वो हो गए, ठीक है। सीरियल है जो सीरीज, अलग चीज हो गई। सीरियल्स एक लाइन से यानी कि पब्लिश होता आ रहा है, आप उससे समझिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो मैगजीन भी इसकी एक तरह से इसका पार्ट है, ठीक है, सीरियल्स का, ठीक। तो जी सर। पीरियोडिकल और सीरियल्स ये आप कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, बोथ आर सेम, सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन सीरीज और सीरियल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें, उसको अच्छे से जी और सर। पढ़। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, इसको आपने बोला तो हमने सर्विसेज आपसे पूछी, क्या क्या काम कर रहे हैं जो भी। तो उसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपने नाम लिया, सर्कुलेशन लिया, फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन का आपने, है ना, ठीक हाँ है। सर सर्विसेज वो। नहीं, मैंने आपसे पूछा था क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्कूल लाइब्रेरी में। तो आपने सर्कुलेशन का, फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लें, ठीक। तो सर ये मैं जो पूछना सर्विसेज चाहूंगा हैं आप आपकी। उन सर्विसेज में बताइए क्या क्या सर्विसेज हैं आप दे रहे हैं, ठीक, वो सर्विसेज में बताइए ये सर्विसेज आप दे रहे हैं। तो अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, क्या पूछ रहे हैं। सर मैं बोल रहा था कि मुझे वहाँ पे ऑटोमेशन इंक्लूड नहीं करना था ना सर्विसेज में। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है, हाँ, ये जो है आप, जो पहले तो आप उन सर्विसेज को बता दें जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक हाँ तरह सर जो से ये, बेसिक। हाँ, आप इसको कहते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक तरह की सर्विस, पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन के एक उसमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ऑटोमेशन का क्या मतलब, सर्विस कैसे है वो, कि अगर वो RFID टेक्नोलॉजी के साथ में यूज हो रही है, सेल्फ इशू रिटर्न अगर वहां पर हो रहा है, तो एक वो फिर ऑटोमेशन एज अ सर्विस आप फिर कह सकते हैं। नहीं तो फिर जो आप एज अ डायरेक्ट यूजर्स को आप दे रहे हैं सर्विस, फिर वो आप उसको सर्विस में फिर उसको इंक्लूड करें, ठीक है, उन चीज़ों को एज अ सर्विस इंक्लूड करें। ओके सर। हम्म। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आप, लाइब्रेरी ऑटोमेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं ना, आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ही पार्ट है, ओपैक है, ठीक है, आप उसको ओपैक हाँ बोलिए, है ना। आप सेल्फ इशू रिटर्न बोलिए, तो एक तरह से आप, आपके पास में गिनाने के लिए कई सारी चीजें हो जाएंगे फिर, है ना, अलग अलग। हाँ सर। तो आप अलग अलग बोलें चीज़ों को, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास में RFID टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट है तो आप वो भी बोल सकते हैं ना, सेल्फ इशू रिटर्न, ठीक है, ये एक सर्विस आप हो सकती है। वेब ओपैक या ओपैक एक सर्विस हो सकती है आपकी, ठीक है। ओपन एक्सेस भी एक तरह की सर्विस हो सकती है कि बच्चा खुद जा करके किताब ले रहा है शेल्फ से, है ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर जैसे ओके।
यस सर, एक क्वेश्चन था, डाउट। जी। सर जैसे अभी सर क्या हुआ है कि लाइब्रेरी में सर अप्रोक्स 10 सर डेस्कटॉप ऑल इन वन पीसीज आए हैं। तो सर उनको भी इंस्टॉल किया, तो सर उसको सर डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज बोले या फिर कंप्यूटराइज सर्विस बोले? उसके अंदर रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज भी यहाँ की लाइब्रेरी में? सर उसमें रिसोर्सेज में सर एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है सर, उसका लिंक है सर। और सर हम्म, एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है सर, वो हमने इंस्टॉल बोल कर सकते रखा है। हैं। हाँ हाँ, इसके अलावा और भी चीजें आप दीजिए जो ओपनली अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ उसमें सर, उसमें हमके बारे में ओपन बताइए, एजुकेशन। एपीजी पाठशाला है, ज्ञान कोश है ना, नेशनल लाइब्रेरी इंडिया है, ठीक है। हाँ सर। और जो बहुत सारी ई बुक्स की वेबसाइट है फ्री में, जर्नल्स की वेबसाइट है जो बहुत सारी है ना, डोज हाँ वगैरह जो है, ठीक है। हाँ, तो इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, डिजिटल हाँ। लाइब्रेरी फैसिलिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर, वही। हाँ मतलब आ, एक तो आपके पास में लैब है और उसमें आप एक तरह से एक्सेस दे रहे हैं ना लोगों को, स्टूडेंट्स को, ठीक है। हाँ हाँ, तो आप सिंपल ये भी बोल देना, आप बोल सकते हैं लैब है ना, कंप्यूटर लैब बोल सकते हाँ। हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके सर, और एक। हाँ सर, बताइए आप। और जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसमें कुछ और आप पूछना चाह रहे हो कि पूछ सकते नहीं सर, मैं सर एक सेपरेट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि हमें कहीं पे भी एक इंस्टीट्यूशनल, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रिपॉजिटरी को सेटअप करना है सर। तो हैं। उसके लिए सर हम ओपन सोर्स डी स्पेस या फिर ई प्रिंट्स या फिर ग्रीन स्टोन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम्म। सर अगर उसमें हमें जो डेटा स्टोरेज के लिए सर, क्या हमें हार्ड डिस्क, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या फिर जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, वो सर हमें खुद मैनेज करना होता है ना? तो उसके लिए तो आपके वहाँ अगर सीआईटी होता है ना, एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, कंप्यूटर सेंटर जिसे कहते हैं या सीआईटी कहते हैं, तो आप हाँ उनसे सर। कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वो जो है खुद से भी एक आपको, क्योंकि इसे सर्वर आपको बनाना होता है, ठीक है, उन सर्वर पे ही हाँ सर। आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, डी स्पेस, ठीक है। डी स्पेस जो होता है वो यूबुंटू पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। लाइनक्स का सर्वर आपको बनाना होगा, तो सर्वर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसका आपको कम से कम जो वो 16 GB रैम हो, ठीक है। एसएसडी हाँ सर। आपकी स्टोरेज आपका जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, 256 GB तो कम से कम हो आपके पास में, ताकि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकें, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो वो सर्वर पे आपको जो है ये चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। हाँ सर। चाहे कोहा कोहा हो गया या डिस्पेस हो गया, ये जो है वो लाइनक्स पर ही इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। विंडोज को सपोर्ट नहीं हाँ करते हैं। तो आपने एक सर्वर बनवाना होगा, तो जिससे आप इंस्टॉल करवाएंगे या आपके यहाँ सीआईटी है अगर, तो वो सीधे कर देगा, ठीक है। नहीं तो आप खुद से भी जी। कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा जो कमांड की नॉलेज हो अगर, ठीक है, कमांड थ्रू जी काम सर। करने की, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूबुंटू पर हम जो है वो कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। और फिर उसमें हमें सर्वर बनाना होता है, सर्वर का लॉगिन आईडी पासवर्ड फिर हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम जो है वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करते हैं, फिर हम डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल, हाँ सर। मारिया डीबी, ये सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो आप पूरा अगर काम करते हैं तो एक तरह से आपको, आपके पास में सर्वर का आईडी पासवर्ड आता है, फिर आपके पास में डेटाबेस का आईडी पासवर्ड, फिर आपका अपने सॉफ्टवेयर का, ठीक है, आईडी पासवर्ड, एडमिन आईडी पासवर्ड, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये 3 चीजें होती हैं। तो इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना ही काफी है।
जी ठीक है। सर। हाँ, क्योंकि हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर हमें इतनी चीजें पता है तो इतना भी इनफ है ना, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वी आर नॉट दी कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। हाँ सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? और आप में से कल किस किसका है? कल या परसों किस किसका है आप में से किसी का? मेरे को यार है अजय, मैं रोज सोचता हूँ आने के बाद। और मैं अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हूँ। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर, आ रही है। तो कोई और क्वेरी वगैरह है आप लोगों की तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम आज के सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। सर मुझे भी मॉक देना। आपको मौका देना है। अ, क्या नाम है मैंने आपका आपका किया था सर कौन उनके बोला? नाम। मंजिता मंजीता जी। जी। जी सर। हाँ, मंजीता जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजिता गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा उत्कृष्ट विद्यालय रीवा से संपन्न हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है। और बीएलआई मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से किया है। उसके बाद मेरा मास्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। फिर सर वर्तमान में मैं आर्मी वॉर कॉलेज महू की कॉम्बैट लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर हूँ। और वहाँ पे जो मेरा काम है बुक का एक्विजिशन करना, सर्कुलेशन सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन प्रोवाइड करना। जस्ट मिनट पटाखे फोड़ते। हेलो। जस्ट अभी यहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए बरं। जी मंजीता जी, मंजीता जी, जी सर। तो आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं? सर लाइब्रेरियन बनना इसलिए चाहते हैं कि अभी 2 साल से मैं आर्मी वॉर कॉलेज में वर्किंग भी हूँ लाइब्रेरियन के पद में। तो वहाँ पे सर हम्म। यूजर की हेल्प करना और उनको ऑथेंटिक रिसर्च प्रोवाइड करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हर जगह है। लो जो जो ऑथेंटिसिटी होती है वो एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सकती है। तो बेस्ट गाइडेंस के लिए भी अच्छा है। और सर जो हमारी लाइब्रेरी है वो कम्युनिटी लाइब्रेरी है। मतलब हम जी। हर एज के यूजर्स को प्रोवाइड करवाते हैं सर्विसेज। चिल्ड्रंस का भी सेक्शन है और एडल्ट रिसर्च के लिए भी है ठीक है। और एडल्ट्स के लिए भी है, मैगजीन वगैरह ये ठीक है, सारी जैसा चीजें। कि ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया आपने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है ना? इलेक्ट्रिकल एंड ये सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करा आपने? जी सर। जी सर। तो फिर इस फील्ड में आप कैसे आए, कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ? सर इंजीनियरिंग के पढ़ते पढ़ते मुझे पढ़ने में इतना ज्यादा अंदर से वो हो गया कि लगा कि हाँ अगर कभी लाइफ में मौका मिला कि हमें आगे कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करना है तो मैंने लाइब्रेरियन को ही चुनूंगी। अच्छा, तो आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा? सर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में तो सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइन भी सिखाई जाती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के मशीन वगैरह भी सिखाई जाती है।
और कंप्यूटर के भी एक कोर्स आईसीटी का भी हमारे उसमें था। और उसके बाद फिर जब इलेक्ट्रिकल में आए कोर में, तो मशीन का एक सब्जेक्ट था हमारे लिए, एक ऑटोमेशन का सब्जेक्ट था। जी जी बताइए। सर सेकेंड ईयर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल में हमारा मशीन वगैरह आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। अच्छा, तो जो चीज़ें आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी, तो जी सर। उनका फायदा लाइब्रेरीशिप में कैसे हो सकता लाइब्रेरी में सर टेक्निकल इशू सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में सर दोनों, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं, उसको ही जो कोडिंग वगैरह है वो हमारे ग्रेजुएशन में भी सिखाई गई थी। C++ और जावा इन सब पे भी वर्क किया है। तो वो हमारे लाइब्रेरियन में भी, अगर आज भी ई ग्रंथालय जब यूज करते हैं हम, तो उसमें कभी ना कभी कोई फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको भी उसमें सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच प्रोवाइड करवाती है आपको, एक अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो। है? ई ग्रंथालय 4.0 में आप कैसे इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, कोई अगर इशू आता है? अ, कई सारे इशू है, जैसे कि ओपैक कैसे, मैंने अभी ई ग्रंथालय हमारे यहाँ अभी शुरू ही हुआ है, उसमें सर 70,000 कलेक्शन था हमारा, और सारा फॉर्मेट उसको सर हमने ही कस्टमाइज किया, क्योंकि उसमें सर डेजर्टेशन का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था, और गिफ्ट का भी नहीं है। मतलब डेजर्टेशन का है रिपोर्ट्स में जाके, फिर उसके बाद डेजर्टेशन का, बट गिफ्ट का सेक्शन जो हमारे यहाँ प्रोवाइड होता है, प्रेसीज भी होती है सर, हमारे यहाँ प्रेसीज भी प्रोवाइड होती हैं, उनका भी होता है, पीएमआरसी के जितने भी सेक्शन होते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए सर एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। प्रीसीज क्या है? प्रीसीज सर जितने भी हमारे यहाँ जो रिसर्चर रहे थे, तो उनने मतलब एक आर्टिकल्स एक बनाते हैं अपने जिस भी सब्जेक्ट में वो वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें एक छोटा सा मिनिमम 250 वर्ड्स का रहता है उनका, कि उनने क्या रिसर्च की है, वो प्रीसीज फॉर्मेट में रहता है। प्रिसाइज है वो, ये जैसे आपका रिसर्च समरी? जी सर। अच्छा, तो आपको प्रोग्रामिंग का ज्ञान है, लैंग्वेज का? जी सर। जी सर। अच्छा, तो आप इसको, अभी कौन सी लैंग्वेज आपको ज़्यादा आ रही है? अभी आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा सक्षम हैं? वैसे सर C++ ही किया था फाउंडेशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद लैंग्वेज में इतना ज्यादा वहां पे रहा नहीं, फिर स्ट्रीम चेंज हो गई, बेसिक में बस सिखाया गया था C और C++। अच्छा, तो सर्वर और डेटाबेस में क्या फर्क है? सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर सर जो हमें डेटाबेस तो सर हो गया कि जिसमें सारे डेटा प्रोवाइड होते हैं, एक जैसे आर्टिकल हो गया, और फुल टेक्स्ट थीसिस हो डेटाबेस गई, जैसे और माई हो गया, एसक्यूएल ये है, सारी चीजें माई आती हैं। एसक्यूएल है, और MariaDB सर्वर है। सर जिसपे हम वो सारी चीजें मिलेंगी हमें इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे। सर्वर मेरा उस कॉन्टेक्ट, डेटाबेस उस कॉन्टेक्ट में है, माई एसक्यूएल है, अपाचे MariaDB है, मैं इस कॉन्टेक्ट में हाँ पूछ जी रहा सर। हूँ। हाँ, सर्वर और डेटाबेस में क्या फर्क है, माई एसक्यूएल या अपाचे MariaDB की तरह है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, QR कोड में और बार कोड में क्या डिफरेंस है? ठीक है माशाल्लाह। जी। अच्छा, बार कोड सर 2 डायमेंशन का होता है, तो QR जो ये होता है वो देखो 3 तो मालूम है। बेसिक डिफरेंस। हाँ, क्या बेसिक डिफरेंस है बताइए? 2 डायमेंशन का होता है बार कोड, और जो QR होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। अच्छा, और बाइनरी लैंग्वेज किसे कहते हैं, बाइनरी? बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 जो बिट के फॉर्म में होती है। वो किसमें यूज होता है?
इनपुट या जी कंप्यूटर में यूज अभी होता है बार सर? कोड और क्यूआर कोड में से किसमें यूज होता है ये? ये पॉइंट क्लियर नहीं है सर मुझे। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो हम क्यूआर कोड में यूज करते हैं या बार कोड में यूज करते हैं? नहीं याद कर पा रही हूँ सर। दोनों नहीं करेंगे वैसे। ओके, धन्यवाद। थैंक यू मंजिता जी। तो ये काफी अच्छा बैकग्राउंड है आपका, है ना, इंजीनियरिंग का, और अभी आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है ना? जी तो सर। प्रोफाइल आपकी काफी अच्छी है ना? तो बस आपको चीज़ों को थोड़ा से ब्रशअप करना है, ठीक है? जी खासतौर पर जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और जो लैब साइंस से कनेक्ट करती हैं चीज़ें, है ना, ये जो बेसिक चीज़ें इन डेप्थ में नहीं, तो उन चीज़ों को आप देख सकती हैं, ठीक है? तो जैसे बाइनरी हम बारकोड में यूज़ करते हैं ना, 0 और 1, ठीक है? तो दोनों में जिसमें ही होगा सर वैसे तो। मेनली हम बारकोड में यूज़ करते हैं। वाइट स्पेसेस ओके। और ब्लैक बार्स जो होते हैं, ठीक है? ब्लैक हाँ जो रीडिंग करता है वो वाइट स्पेस को करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो बाकी हम कल आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, कल जी मिलते सर, थैंक यू। हैं। ओके, हाँ जी। वो